हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग जेएनयू का बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो ये थर्ड सेशन है। इससे पहले दो सेशन में हम लोग ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में बी पार्ट के जेएनयू बायोटेक्नोलॉजी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखा है। तो ये थर्ड वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने पार्ट बी का 50 से 60 तक सॉल्व किया है। वीडियो सेकेंड में मैंने 61 से लेकर 80 क्वेश्चन तक सॉल्व किया। तो आज है वीडियो थर्ड, जो हम लोग शुरू करेंगे 81 से आगे की तरफ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, ये दोनों का वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आई सिंबल में भी इसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 81 में आ गए। इससे पहले यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 80 ये सॉल्व कर दिया है अप टू वीडियो नंबर सेकेंड में। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एन mRNA encoding two different protein would likely अल्टरनेट स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक सिस्टम में है। इसमें क्या होता है कि एक्सोन को ज्वाइन कराया जाता है और इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। तो सपोज़ ये mRNA का है और ये स्पेसिफिक ये एक एक्सोन है 2, ये है इंट्रॉन 2, फिर एक्सोन है और इंट्रॉन है लाइक दिस, और इससे पहले फिर से एक एक्सोन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस में 3 एक्सोन है, एक्सोन नंबर 1, एक्सोन नंबर 2 और एक्सोन नंबर 3, और इंट्रॉन क्या है 1 और 2। तो जनरली होता क्या है कि जब mRNA मैच्योर कर जाते हैं तो उसमें इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सोन को ज्वाइन करके मैच्योर mRNA बनाया जाता है। ये यूकैरियोटिक में होता है और सर्टेन प्रोकैरियोटिक या आर्कियोबैक्टीरिया में भी होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सोन 1 को ले लिया जाए और इंट्रॉन 1 को भी रखा जाए, और फिर उसके बाद में एक्सोन 2 को ले ले। इसमें एक ही mRNA से मल्टीपल डिफरेंट टाइप के या मल्टीपल टाइप के mRNA फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोन और एन इंट्रॉन। और एक्सोन और इंट्रॉन सेल के लिए नहीं होता, वो हम लोग ने अपने समझने के लिए बनाया हुआ है और अपने समझने के लिए ये नोमेनक्लेचर दिया है कि एक्सोन वो रीजन होता है जिससे mRNA या प्रोटीन कोड होता है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होता है और एक्सोन कोडिंग रीजन होते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने लिए, लेकिन सेल के लिए सभी इक्वल हैं। अब वो डिपेंड करता है, पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि सारे कोडिंग को एक साथ ज्वाइन कर दें तो वो एक्सोन हो जाएंगे, जिसको रिमूव कर दिया उसको इंट्रॉन कह देंगे। नेक्स्ट टाइम में इंट्रॉन को ज्वाइन कर दिया तो वो एक्सोन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होकर मल्टीपल कॉपी ऑफ mRNA बनता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इनका साइज़ वेरी करके न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया तो mRNA चेंज हो गया, तो प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे। एक हो सकता है प्रोटीन P1 इससे बने और इससे P2 बने, लेकिन ये प्रमोटर जो होंगे रीजन वो दोनों सबके लिए सेम होंगे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के। तो रेगुलेशन सिमिलर मैकेनिज्म से होता है, लेकिन प्रोटीन अलग। ऑप्शन होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन नॉर्मल पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एमाइनो एसिड इन द लीवर। तो लीवर में एमाइनो एसिड ब्रेकडाउन करने का एमाइनो ट्रांसफरेस एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, जो एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है और यह एलिमिनेट करता है फ्रॉम एमाइनो एसिड। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज भी यूज़ होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट भी यूज़ होता है, जो कि टीसी साइकिल के हैं। तो ये तीनों एंजाइम यूज़ होते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस में, एक्सेप्ट कार्बोनाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम यूरिया साइकिल का है। तो ये एमोनिया जब बन गया है ऑलरेडी फ्री फॉर्म में, एमोनिया जो है ये एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, इसका एमोनिया बनने के बाद में रोल है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोजेनिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस हीट बाई। ओके, तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म में या इवन न्यूबॉर्न बेबीज़ में उनमें थिक डिपोजिशन होता है एडिपोज टिश्यू का, और एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होते हैं फैट। तो यहाँ पर फैट का काम जनरली हम लोग जानते हैं कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये उनके बॉडी टेम्परेचर को पहले मेंटेन रखने में काम आते हैं। तो इस फैट को ऑक्सीडाइज कराया जाता है ताकि
यहाँ से हीट जनरेट करे। तो फैट का ऑक्सीडेशन हम लोग को मालूम है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है बाय बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर TCA साइकिल में जाता है, NADH बनाता है, FADH2 बनाता है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, और यहाँ से ये ATP बनता है। तो यहाँ पर ATP जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद में, इस प्रोसेस में न्यूबॉर्न बेबीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको ATP ना बनाकर हीट जनरेट कराया जाता है, यानी इस एनर्जी को कन्वर्ट कराया जाता है, वेस्ट कराया जाता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में या मेंटेन रखने में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये कैसे होता है, अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद ATP सिंथेसिस। क्योंकि ATP बनाना नहीं है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक कॉमन है, तो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा थर्ड नंबर। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन एक्ट एज ए लैक प्रोमोटर थ्रू। तो लैक प्रोमोटर, अब यहाँ पर इसके लिए आपको समझना होगा पूरा कि कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाइंड कहाँ करते हैं, प्रोमोटर रीजन पे। तो यहाँ पर एक प्रमोटर होता है mRNA में, उसके बाद ऑपरेटर होता है, और उसके बाद में कुछ जीन के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रमोटर रीजन पे एक रिसेप्टर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप, CMP बाइंडिंग प्रोटीन या कैप एक्टिवेटिंग प्रोटीन, और यहाँ पर ये CMP आके बाइंड करता है। तो जब ये CMP पे आके बाइंड करेगा तब क्या होगा, RNA पॉलीमरेज यहाँ पर जो बाइंड किए रहते हैं अब वो मूव कर जाएंगे, और मूव करेंगे तो इससे कम्प्लीटली mRNA का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर इसको कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ कैप CMP कॉम्प्लेक्स टू द एक्टिवेटेड ट्रांससाइट एंड फैसिलिटेट इंटरेक्शन ऑफ RNA। तो ये इसका फंक्शन है, ये लैक ऑफ प्रोमोटर होता है। तो आंसर होगा सी। लो एक्टिविटी ऑफ एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन फैट सिंथेसिस ऑफ फैट एंड फॉस्फोलिपिड। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग फैट सिंथेसिस, जब फैट का सिंथेसिस होता है तो यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ में कौन अटैच होते हैं, 3 फैटी एसिड, और ये अटैचमेंट कराने का काम किसका है, एसाइल ट्रांसफरेज का। फैटी एसाइल ट्रांसफरेज इसका पूरा नाम है। तो जब ये एंजाइम नहीं होगा तो फैटी एसिड इस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या एक्यूमुलेट करेंगे, फैटी एसिड भी एक्यूमुलेट करेंगे और ग्लिसरॉल भी एक्यूमुलेट करेगा, लेकिन ग्लिसरॉल यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं रहता, ग्लिसरॉल एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ठीक है। तो या ये दोनों एक्यूमुलेट करेंगे, तो यहाँ पे या तो फैटी एसिड हो गया या ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, तो यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एलिसिडेशन ऑफ जेनेटिक कोडोन। ओके, यहाँ क्या कह रहा है, mRNA AUE को कौन कौन सिंथेसाइज करता है, आइसोल्यूसिन और टायरोसिन। तो सबसे सिंपल रखते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट 3 आइसोल्यूसिन के लिए है, आइसोल्यूसिन, और उसके बाद में UAU किसके लिए है, टायरोसिन। चलिए, तो हम लोग को 2 चीज़ मालूम चला, AUA और UAU। तो AUA है आइसोल्यूसिन और दूसरा है टायरोसिन, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इसके लिए, AUU, ये सीक्वेंस के लिए कौन कौन सा, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और टायरोसिन। तो आइसोल्यूसिन के लिए हम लोग ने AUA देखा है, तो AUA तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, AUU है, तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जेनेटिक कोडोन में थर्ड पोजीशन क्या होते हैं, वोवेल, वो मायने नहीं रखता, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे AUAU ये कॉमन है, यहाँ पर थर्ड वाले में U है, तो ये भी आइसोल्यूशन को कर सकता है, तो ये आइसोल्यूशन कर रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद में ल्यूसिन, UUA, ये हो सकता है ल्यूसिन को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग को एक नया मालूम चला, UUA ल्यूसिन को कर रहा है, और टायरोसिन को लिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा है UAU, ठीक है। तो UAU यहाँ पे क्या होगा, UAU, तो UAU है ये वाला, हाँ, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे टायरोसिन के लिए और ल्यूसिन के लिए यहाँ पर नया। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि UAU किसके लिए होता है, UAU 2 जगह से कन्फर्मेशन हो रहा है कि ये है टायरोसिन के लिए, तो आंसर होगा टायरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड DNA इज नॉट सबस्ट्रेट फॉर DNA पॉलीमरेज। ओके, तो किसी भी पॉलीमरेज के लिए
हम लोग को ये मालूम है कि 3 प्राइम क्या होना चाहिए, एक्सपोज। और अगर यहाँ पर जनरली कैसे हो सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस हो और एक दूसरा ओवरलैपिंग सीक्वेंस में ड्रॉ कर दिया मैंने, इसके बीच में यहाँ से ये वाला और इसको एक्सटेंड करके ओवरलैपिंग सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर इस तरह का सीक्वेंस, तो जनरली ये सबस्ट्रेट होते हैं फॉर डीएनए सिंथेसिस। कैसे? क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन किस तरफ होगा, एक्सटेंशन इस तरफ होगा, तो ये इधर हो जाएगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसको कॉम्प्लीमेंट यहाँ सिंथेसाइज कर दिया जाएगा और इस तरफ फिर फर्दर एक्सटेंशन होगा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, इसके इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा। तो ये ठीक है। तो अब वैसे ही देखना है, देखिए यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्योंकि इधर एक्सटेंशन हो जाएगा, ये ट्रू है। ये इस तरफ एक्सटेंशन हो जाएगा, ये भी सही है। ये वाला एक्सटेंशन नहीं होगा क्योंकि 3 प्राइम एक्सपोज चाहिए, तो 3 प्राइम तो ये नहीं है, इस तरफ एक्सटेंशन नहीं होगा। इधर हो सकता है लेकिन इधर टेम्पलेट ही नहीं है। ये फिर इधर भी एक्सटेंड नहीं हो सकता क्योंकि 5 प्राइम में ये 3 प्राइम रहता तो फिर एक्सटेंशन हो जाता, तो ये भी इस तरफ एक्सटेंशन नहीं होगा। तो आंसर होगा थर्ड, क्योंकि ये सबस्ट्रेट पूछ रहा है। यहाँ पर फिर से देखिए ये वाला एंड एक्सटेंड कर जाएगा क्योंकि 5 प्राइम यहाँ पर है, तो 3 प्राइम इस एंड पर होगा और इस एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम फिर से इस तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ है, तो ये तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। तो आंसर होगा इसका सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रेक ए। अच्छा, रेक ए क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज है जिसको रिकम्बिनेज ए भी बोलते हैं, और ये ड्यूरिंग डीएनए लेसन्स, जब डीएनए डबल ब्रेकेज हो जाता है तब इनका रोल आता है। ये कैसे करते हैं काम, स्टिमुलेशन ऑफ ऑटोक्लीवेज ऑफ लेक्स ए, ये ट्रू है, ये इनका फंक्शन है। लेक्स ए इनिबिटर है, तो ये इनिबिटर को पहले रिमूव किया जाता है तब फिर रेक ए एक्टिवेट होता है, तो ये सही है इसका फंक्शन। रिकम्बिनेशन रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक यूजिंग होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ डीएनए लेसन टू रिपेयर द ब्रेक, ये भी ट्रू है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम एंड जनरेटेड बाय रेक बीसीडी बाय एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। ये क्या करते हैं, ये रिपेयर मैकेनिज्म में इनका रोल है, जैसे यूवी से एक्सपोज होकर डबल ब्रेकेज हो गया तब इनका रोल है, या फिर ये गैप है उनको सील करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, असिस्ट एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज डीएनए लेसन्स, ये ट्रू है, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा, नॉट पूछ रहा है। ए म्यूटेशन रिजल्टिंग इन इनएक्टिवेशन ऑफ सैन डालगानो सीक्वेंस ऑफ ट्रिप्ट लीडर वुड अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्ट ऑपरॉन इन द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एक्सप्रेशन वुड डिक्रीज। देखिए सैन डालगानो सीक्वेंस किस में होता है, एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, किस में, प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पे क्या होता है कि इस सैन डालगानो में राइबोसोम बाइंड करते हैं, ठीक है, ये रेगुलेशन प्रोसेस में काम आता है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो राइबोसोम यहाँ बाइंड नहीं करेंगे, राइबोसोम बाइंड नहीं करेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर होगा डी। What is the methyl donor in the reaction leading to UMP2 deoxy TMP formation? तो यहाँ पे मिथाइल डोनर आता है N5N10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 भी बोलते हैं इसको, तो ये भी ये आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।